गुड मॉर्निंग। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के पाँचवें पेपर के मेरे प्रिय युवा साथियों, बहुत दिलचस्प टॉपिक पर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लेटो केवल ग्रीक फिलॉसफी में ही योगदान नहीं है, ध्यान रखिएगा। पाश्चात्य दर्शन या वेस्टर्न जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें एक बड़ा ही मजबूत आधार प्लेटो के विचारों का रहा है। यह आप ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं आप लोग, विचार प्रभाव पर आश्रित होते हैं। ऐसा नहीं था कि प्लेटो से पूर्व विचार नहीं थे या उसके पश्चात विचार नहीं हुए, लेकिन यदि किसी के विचारों को बार बार कसौटी पर कसा जा रहा है और उसके विचारों का मूल्यांकन, उनकी आलोचना, उनकी प्रशंसा, उनसे प्रेरणा लगातार प्राप्त की जा रही है, तो ये इस बात को साबित करता है कि उसने एक प्रभावशाली काम किया है। आप लोग समाचार पत्र वगैरह पढ़ते होंगे, कई ऐसे वाक्य होते हैं, कोटेशंस होते हैं, आपने लिखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि आप किसी से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी सहमति या असहमति उस विचार के इर्द गिर्द होती है जो दिया गया है, और वो यह साबित करता है कि वो व्यक्ति जिसने वो विचार दिया है वो कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको प्लेटो के एक नए सिद्धांत की ओर लेके चलूँगा। वो है उनका साम्यवाद। हालांकि ध्यान रखिएगा, प्लेटो जब विचार दे रहे हैं तो उस वक्त उनके पूरे दर्शन में, उनकी पुस्तकों में कहीं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये तो आधुनिक काल में जब प्लेटो की व्याख्या की गई, उसके संवादों को पढ़ा गया, तो ये अर्थ निकाला गया कि हाँ, वो साम्यवादी व्यवस्था के कुछ नज़दीक हैं। इसमें उन्होंने दो अवधारणाएं दी हैं, संपत्ति का साम्यवाद और एक दूसरा परिवार का साम्यवाद। तो आज हम संपत्ति के साम्यवाद की बात करेंगे। इसके कुछ पूर्व के लक्षण हैं, उनको आप ध्यान से सुनिएगा और अपने मस्तिष्क में नोट करके रखिएगा। पहली शर्त ये, या पहली पूर्व शर्त हम कह सकते हैं, वो ये कि उसका जो ये साम्यवाद है ये केवल उसके प्रशासक वर्ग के लिए है। मैंने आपको जब उसका शिक्षा सिद्धांत पढ़ाया था तब का बताया था कि उसने समाज को दो वर्गों में बांटा है, उत्पादक वर्ग और प्रशासक वर्ग। उत्पादक वर्ग में श्रमिक, कृषक, पशुपालक या कुछ उत्पादन करने वाले, कुछ बर्तन वगैरह बनाने वाले, ये लोग उत्पादक वर्ग में आते हैं, जिनकी अंतरात्मा में क्षुधा या एपेटाइट की प्रधानता है। बाकी उसके जो दो वर्ग बचे समाज के, जो संख्या में कम है, सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा और उसके अन्य बड़े पदाधिकारी, इसको उसने प्रशासनिक वर्ग में शामिल किया है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, उसका जो ये दर्शन है संपत्ति का साम्यवाद, ये खाली उसके प्रशासक वर्ग पर लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर इसका कोई असर या संबंध नहीं है। उनको वो संपत्ति अर्जित करने की छूट देता है। अब इसके हम जाएं पृष्ठभूमि पर। प्लेटो इस व्यवस्था का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, वो इसको शुरू नहीं कर रहा। एथेंस के आसपास के जो अन्य नगर राज्य हैं, मैंने आपको शुरुआत में कहा था, एथेंस उस समय किसी देश का नाम नहीं है, एक क्षेत्र का नाम है, जहाँ सैकड़ों नगर राज्य आकार में छोटे बड़े, शक्तिशाली कमज़ोर एक साथ विद्यमान हैं। हर एक की शासन प्रणाली में कुछ मौलिकताएं हैं, ऐसा वहाँ भी था। तो क्रीट और स्पार्टा,
ये जो दो नगर राज्य उस समय के यूनान में एथेंस के आसपास स्थित हैं, जहाँ का प्लेटो निवासी है, वहाँ ऐसी कुछ व्यवस्थाएं थीं जो अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवाद का समर्थन कर रही थीं। कुछ प्रणालियाँ वहाँ पर, जैसे एथेंस स्पार्टा में व्यवस्था ये थी कि बच्चे और स्त्रियों का लालन पालन राज्य की जिम्मेदारी है और समाज की। राज्य के अपने कोई सोर्स नहीं होते। या आपने फर्स्ट ईयर में मनुस्मृति पढ़ा है, राज्य की आय के स्रोत केवल दो ही होते हैं, कर, जिस पर वह जनता पर व्यय करता है। अब यहाँ पर व्यवस्था ये है स्पार्टा में कि सैनिकों के लिए संपत्ति प्रतिबंधित है, लेकिन उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी ज़रूरतें समाज पूरी करता है, क्योंकि वहाँ कुछ सार्वजनिक भोजनालय हैं, कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं। उनका जो व्यय होता है वस्तु के रूप में, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये वो दौर है जब अभी मुद्रा का आविष्कार हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। तो संपत्ति के रूप में जो उत्पादक वर्ग है, जो उत्पादन कर रहा है, वो अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा इन सार्वजनिक भोजनालयों को और सार्वजनिक उपभोग की जो अन्य संरचनाएं हैं उनको देता है, और वो उसके माध्यम से इन सैनिकों को और अन्य समाज के लोगों को वहाँ ये चीज़ें उपलब्ध कराता है। इसके अलावा क्रीट में एक व्यवस्था थी सामूहिक खेती या सहकारी खेती। आप देखिए कि माना ही जाता है कि जो ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है, सहकारी कृषि है, आप समझ सकते होंगे नाम से ही स्पष्ट है कि यदि छोटे छोटे खेत हैं तो उनकी बाउंड्री वॉल, उनके स्रोत, यदि आप उनको अलग अलग कर देंगे तो हर एक में उत्पादन बहुत कम हो पाएगा, ज़मीन काफ़ी उसमें व्यर्थ जाएगी। लेकिन यदि कई खेतों को जोड़ दिया जाए और एक बड़ा खेत बना दिया जाए तो वहाँ पर उत्पादन भी बढ़ेगा, लोगों का सामंजस्य बढ़ेगा, और जो उत्पादन होगा उसको उन्होंने जो उसमें योगदान दिया है उसके अनुपात से बांट दिया जाएगा। सहकारी कृषि इसे कहा जाता है। उस समय क्रीट में व्यवस्था ये थी कि दासों के माध्यम से सहकारी कृषि कराई जाती थी और उस उत्पादन को समाज और राज्य में आवंटित किया जाता था। तो कहने का आशय ये है कि ये जो साम्यवाद है संपत्ति का, ये प्लेटो का मौलिक विचार नहीं था। अब एक और आपको बात बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प है। आपने नाम सुना होगा एक प्रसिद्ध विद्वान का, पाइथागोरस, गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियंस हैं, और दर्शन में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। पाइथागोरस थ्योरम जब आपने मैथ्स पढ़ी होगी, खासतौर से ज्योमेट्री, तब जरूर पढ़ी होगी कि वो तीन भुजाओं में जो विकर्ण बनता है उसकी लंबाई कितनी होती है। आप देखिए सैकड़ों साल बीतने के बाद भी पाइथागोरस थ्योरम आज भी निर्माण, कंस्ट्रक्शन के काम में और आपकी सोच के निर्माण में एक भूमिका अदा करती है। इन पाइथागोरस ने कहा था कि दोस्तों की संपत्ति साझा होती है, और आप अपने दैनिक जीवन में भी इस बात को अनुभव करते होंगे। मित्रों के साथ आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते कि ये मेरा व्यक्तिगत है या ये आपका है, वरना मित्रता दांव पे लग जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है, मैं आपके अनुभव नहीं जानता। दोस्तों के साथ यदि आप उसकी मित्रता का दावा कर रहे हैं तो संपत्ति साझा होगी। ऐसे विचारों से प्रेरित होकर प्लेटो ने अपना सिद्धांत दिया है, और उसके इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में जो चीज़ कार्य कर रही है वो ये है कि संपत्ति का आकर्षण अनियंत्रित होता है। यदि शासक वर्ग या प्रशासक वर्ग यानी सैनिक और दार्शनिक राजा यदि ये संपत्ति संचय में लग गए तो ये एक अंतहीन प्रक्रिया है, और यदि व्यक्तिगत संपत्ति के प्रति में रुचि आ गई तो ये समाज कल्याण, आदर्श राज्य की स्थापना और राज्य के न्यायपूर्ण प्रशासन
इनसे अलग हट जाएंगी। शिक्षा के माध्यम से हमने इससे पहले जो प्लेटो का सिद्धांत खत्म किया है, मैंने आपको बताया है, उसकी शिक्षा भीतर से बाहर आती है। उसने शिक्षा को एक आंतरिक गुण माना है, शिक्षा को भी और न्याय को भी। लेकिन वो इस बात से भयभीत भी है कि आपका जो वातावरण है आसपास का, वो भी आपके व्यक्तित्व के विकास में एक भूमिका निभाता है। अब वो भूमिका सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो वातावरण है, वो आपके रोल बदल सकता है, चेंज कर सकता है। उसने देखा कि यदि शासक वर्ग को संपत्ति अर्जन का अधिकार दे दिया जाए, जैसा कि पहले हुआ करता था, और उनकी व्यक्तिगत संपदा को खुली छूट दे दी जाए, तो जो शक्तिशाली है, जो ताकतवर है, वो तो क्या नहीं कर देगा। और यदि वो ऐसा आचरण करेगा तो उसका जो मूल कर्तव्य है, यानी जन कल्याण और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना, वो कैसे कर पाएगा। अब साम्यवाद में और बिंदु कौन से हैं, इसकी चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे।